हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस जी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप यहां पर से बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं हमारे इन डेली मॉक टेस्ट के माध्यम से। ये जो जीके के मैंने 20 क्वेश्चन ले रखे हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और जितनी भी सीरीज़ के क्वेश्चन रहेंगे सबके सब एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे में, एसएससी में, हर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही सही दिया है। आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन अपना जो आंसर है वो नहीं बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 20 में से कितने आंसर आपने सही किए हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है जहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। थोड़ा सा मैं 2 से 3 सेकंड का मैं थोड़ा सा रुकूंगा और तुरंत आंसर बता दूंगा। तो उतनी देर में आप अपना आंसर सिलेक्ट करिएगा। जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला जो पहला देश है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। यूके ने 2019 मई के महीने में अपने यहाँ पर जलवायु आपातकाल की घोषणा की थी और ये दुनिया का पहला देश बन गया था ऐसा करने वाला। चलिए, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा देश कौन है जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की, तो उसका नाम है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड ने जुलाई 2019 में आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए, जुलाई 2019 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें बताना है कि गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। गांधी जी हमेशा ये गाना सुनते थे, वैष्णव जन तो। ये गाना बहुत फेमस है, गांधी जी का फेवरेट गाना है और इसको लिखा था प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, सेम उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। आप सभी को पता है कि जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत में 500 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। तो उन सभी को संगठित करके एक पूरा भारतीय संघ बनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों ने। इसीलिए इनको बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। किसने की थी ये स्थापना? तो ये स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हमको उस वक्त पता होना चाहिए विलियम जोन्स का नाम। अगला क्वेश्चन करेंगे, कब की थी? 1784 में। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। सिखों के पवित्र आदि ग्रंथ जो पुस्तक है उसका संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है उसकी जो नींव रखी थी वो भी गुरु अर्जुन देव ने ही रखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वाला कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। एक राइटर थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, वैलेंटाइन सिरोल। ये एक राइटर थे, इनकी एक पुस्तक थी, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट नाम की एक पुस्तक थी। उसमें बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
कहाँ कहाँ पर स्थित था ये हमें बताना है। गदर पार्टी के बारे में एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इसका मुख्यालय देख लेते हैं। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। कहाँ पर है ये? अमेरिका में। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में। 1913 में। और कई बार ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी। ये हमें यहाँ से ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें बताना है कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण जो एक पुस्तक है जो कि नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विरोध करने वालों को मतलब के ऊपर ये नाटक है। तो ये लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? लाल किले में मुगलों का जो अस्तित्व है वो बहादुर शाह जफर के पतन के साथ ही समाप्त हो गया। यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। आपको पता है कि बहादुर शाह जफर के बाद ही जो है मतलब मुगलों का जो अस्तित्व था वो भारत में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है जिसमें हमें बताना है कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था। नाना साहिब का दूसरा नाम था दौतू पंत। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। कई बार पूछा जाता है कि नाना साहब ने जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था क्रांति का। तो इन्होंने कानपुर से किया था, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां जिसमें हमको सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था ये बताना है। सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। क्या कहता था ये अधिनियम? तो ये अधिनियम के बाद ही जो भी सैनिक थे, पहले क्या होता था कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए मतलब कह सकते हो आपकी इजाज़त तो थी, लेकिन मतलब उनके विशेष वर्ग में जो है उनको अपने वर्ग के अंदर इजाज़त नहीं थी। वो मतलब अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है, समुद्र को पार करना। तो ये जो अधिनियम आया इसके बाद ऐसा मतलब नियम लाए गए कि कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकता, जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ पर उनको जाना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ नियम थे। तो ये याद रखिएगा, सेना भर्ती अधिनियम के बाद ही जो है ये सभी नियम यहाँ पर लागू हो जाते हैं 1856 के बाद। क्वेश्चन नंबर 12वां है जिसमें हमको बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में हुआ था इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था। 1790 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मतलब इसको किया गया। उसके बाद 1793 में 10 वर्षीय जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो ये स्थायी बंदोबस्त था, ये 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त था। इसमें मतलब जो वार्षिक लगान लिया जाता है उसके बदले में 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था कर दी गई थी। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आता है कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसके शासनकाल में मतलब लागू हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ये लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1793 में ये प्रॉपर लागू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हमको बताना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको बताना है कि किस वर्ष कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन 1853 में खोली गई थी। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। ठीक है,
1851 में प्रयोग के तौर पे कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी 1851 में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। पायलट मतलब एक तरीके से ना कोई भी योजना या फिर कोई भी चीज़ लागू करने से पहले उसको ट्रायल किया जाता है। तो जो पहला ट्रायल हुआ था वो 1851 में हुआ था कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। 1853 में ये हुआ था आगरा और मतलब कलकत्ता और आगरा के बीच में। ये पहली टेलीग्राफ लाइन है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय सिविल सेवा में आहत करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऐसे कौन थे पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? इसका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। यहाँ पर से थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़ वाला जो एक पॉइंट बन के आता है वो ये आता है, कई बार ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, याद रखिएगा इनका नाम और ये दोनों एक ही जैसा लगते हैं नाम। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। इन्होंने कब की थी? 1869 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? ऐसे कौन से गवर्नर थे जिनके टाइम पे भारत में सिविल सेवा शुरुआत हुई थी? जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है उनकी शुरुआत हुई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 1853 में जो सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी, मतलब 1853 में खुली भर्ती जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। ठीक है, 1853 में। लेकिन ये जो परीक्षा है ये ली जाती थी इंग्लैंड में होता था। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी मांग के बाद 1923 में ये परीक्षा भारत में भी होने लगी। ठीक है, भारत में भी होने लगी। पहले ये इंग्लैंड में होती थी, 1853 में शुरू हुआ था जो खुली, मतलब अभी जैसा था ना खुली परीक्षा होती थी। तो 1853 में ये शुरू हुई थी और 1923 में ये भारत में भी शुरू हुई। ठीक है, भारत में भी ये परीक्षा कराई जाने लगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें हमको बताना है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। जो बर्क थे उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत सी अलग अलग उपाधियां दी थी, जिसमें हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला बोला गया, एक झूठा बैलों का ठेकेदार कहा गया, अन्याय का मुखिया कहा गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर बहुत से आरोप लगे और जिसकी वजह से इन पे महाभियोग भी चला। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें हमको बताना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। मैं आपको शायद ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ एक बार, तो आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो उच्चतम न्यायालय था इसमें ये मतलब एक जो चीफ जस्टिस होते थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक चीफ जस्टिस होते थे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में की, जिसमें हमको बताना है कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? भारत का पहला वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। लॉर्ड कैनिंग को 1858 में भारत का वॉइसरॉय बनाया गया था। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था। आपको पता है कि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें उसके बाद जो भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के डायरेक्टली, जो महारानी आप कह सकते हो, क्राउन के हाथों में आ गया था। ठीक है, तो इससे पहले क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल होते थे तो फिर गवर्नर जनरल बाद में फिर इनको वॉइसरॉय बना दिया गया। ये भारत के 1858 में ये भारत के पहले वॉइसरॉय बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें हमको बताना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत किसने प्रारंभ किया था?
व्यपगत का सिद्धांत, आपने जो राज्य हड़प नीति है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि जो राज्य हड़प नीति है वो किसने शुरू किया था। तो राज्य हड़प नीति शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम पे ये मतलब एक चीज़ ये शुरू हुई थी कि किसी भी तरीके से भारत पे कब्जा करना है, तो कई राजाओं पे उन पे मतलब आरोप लगाए जाते थे कि आपने कुशासन के आरोप लगा दिए जाते थे कि आपने सही से आप राज नहीं कर पा रहे हो, या फिर और भी कई आरोप लगा दिए। फिर बाद में वो जो गोद लेने वाली नीति है उसको भी लागू किया कि आप गोद नहीं ले सकते हो, दत्तक जो पुत्र रहेगा उसको गद्दी नहीं सौंपी जाएगी। तो इस तरीके के कई ये नियम लेके आए थे। तो ये व्यपगत का सिद्धांत जो ये मतलब ये जो राज्य हड़प नीति है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से राज्यों को हड़प लेना है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आता है कि जो व्यपगत का सिद्धांत है या जो राज्य हड़प नीति है उसके तहत पहला जो राज्य था वो कौन सा था जिसको हड़पा गया था। तो याद रखिएगा सतारा का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सतारा को 1848 में हड़प लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर जैतपुर का नंबर आता है। 1849 में जैतपुर और संबलपुर को हड़प लिया। फिर 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, और इन सब के कारण 1857 की क्रांति हुई थी भारत में। ठीक है, हालांकि और भी कई कारण थे लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि इसमें क्वेश्चन बढ़ाए जाएँ, क्योंकि अभी उतने बच्चे हैं नहीं कि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रख दूँ, और जितने हैं उतने ही नहीं देख पा रहे हैं पूरे। तो कम से कम आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छा वॉच टाइम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी हो जो डाउटफुल लग रही हो या समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।